कैसे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे हो, स्वस्थ हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी जो कक्षा 7 की जो पुस्तक है इतिहास, उसको हम लोग देखेंगे। आज से हमारा इतिहास का चैप्टर शुरू हो रहा है। पिछले वीडियो में आपको नागरिक शास्त्र के वीडियोज आपको दिए गए, जिससे आप नागरिक शास्त्र के सभी चैप्टर को देख रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग इतिहास को शुरू कर रहे हैं। इतिहास के सभी चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसी कड़ी में मेरा आज पहला दिन है इतिहास का। आप इतिहास के सभी चैप्टर को निरंतर एक क्रम के अनुसार देखेंगे, सीखेंगे। इसके लिए आपको बहुत सारे इसी तरह के वीडियोज दिए जाएंगे जो अलग अलग चैप्टर में आप देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास की पढ़ाई हम लोग आज से करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग ये जान लें कि इतिहास, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, जब आप जान पाएंगे तभी आपका इतिहास जो विषय है उसके पढ़ने का जो लक्ष्य है वो आपका पूरा होगा। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास है क्या, आखिर इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है, इतिहास हम जानेंगे कैसे, इतिहास की घटनाओं को हम लोग जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसी सब चीज़ों को हम लोग अभी जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। और आप चूँकि चैप्टर काफ़ी लंबा होगा, इसलिए उसको अलग अलग पार्ट में आपको बताया जाएगा और आप उसे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार मुख्य मुख्य बातों को अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको परेशानियां ना हो, आप समझ पाएँ अच्छे ढंग से और आगे बढ़ते जाएं और अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास क्या है, उसकी परिभाषाओं को हम लोग जानते हैं। सामान्यतः इतिहास बीता हुआ समय है, अर्थात इतिहास को सामान्य रूप में देखें तो पिछली घटनाओं का अध्ययन है। तो बच्चों, जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास जो है वो अगर सामान्य रूप में उसको देखेंगे तो इतिहास मात्र पिछली घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास हमें हमसे पूर्व की जानकारी प्रदान करता है। मतलब इतिहास में हम लोग जैसे पहले जो घटनाएं हुई है उसको हम लोग जानते हैं। इतिहास न केवल एक विषय है, अपितु यह एक वृहद अनुभव है जो हमें जीवन से संबद्ध समस्त मूलभूत बातों का ज्ञान कराता है। मनुष्य सदैव से ही अपने अतीत की घटनाओं की जानकारी के लिए उत्सुक रहा है। उसके द्वारा प्राप्त इस प्रकार का ज्ञान इतिहास कहलाता है। तो बच्चों, हम लोग इतिहास के विभिन्न परिभाषाओं को देख रहे हैं, अलग अलग रूपों में इसके हम बातों को जान रहे हैं कि इतिहास क्या है। आगे भी देखिए, इतिहास पृथ्वी पर घटित समस्त घटनाओं का परिचायक है। वो चाहे राजनीति से संबंधित हो अथवा समाज से, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, यह समस्त क्षेत्र इतिहास की सीमा क्षेत्र में आता है। तो कई तरह से आप इसका परिभाषा दे सकते हैं बच्चों। देखिए, जैसे कि हम परिभाषा आपको बता रहे हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि आप कभी भूलें नहीं। इस प्रकार देखें तो इतिहास एक समय सीमा के अंतर्गत मानव विकास की प्रतिक्रियाओं का लेखन अथवा आलेख है, अर्थात समयानुकूल मानव के क्रमिक विकास की कहानी का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। तो इतिहास को इतने तरह से हम लोग जाने भी। इसकी और भी परिभाषा हम आज आपको बता देते हैं। पूरे इतिहास सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले ही हम लोग जान लेंगे कि इतिहास है क्या।
इसके लिए पहले विस्तार से हम लोग इतिहास क्या है जान लेंगे, उसके बाद हम लोग पहले चैप्टर की ओर चलेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को नागरिक शास्त्र या भूगोल का आपको चैप्टर बताया गया था, तो इतिहास भी शुरू करना है। तो इतिहास का ये आज हम लोग पहला दिन शुरू कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाना ज़रूरी है। देखिए इसको और दूसरे तरीके से हम लोग कैसे जानेंगे। देखिए 5 पॉइंट में फिर इसका परिभाषा हम बता रहे हैं, पीछे भी बताया परिभाषा। आप देखिए और भी इसको अच्छे ढंग से 5 पॉइंट में आपको सजा के बताया जा रहा है, जिसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लें कॉपी में तो बेहतर होगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, अच्छे से इसको ध्यान से देख लेंगे तो। पहला है, इतिहास ज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि इतिहास एक ज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि मानव जो जाति है, मनुष्य जो प्राणी थे, उनके पिछले घटनाओं को हम लोग जान पाते हैं। दूसरा है, किसी विशेष व्यक्तियों, राष्ट्र, समय, मनुष्यों आदि से संबंधित पिछले घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित एवं सार्थक कथा को ही इतिहास कहते हैं। मतलब जो भी घटनाएं पीछे घटी है, वो राष्ट्र से, समय से, मनुष्य से इत्यादि से संबंधित जो भी घटनाएं घटी है, उसको निरंतर मतलब लगातार, व्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से, और सार्थक जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसकी कथा को, कथा कहने का मीन्स हो गया उसकी सारी बातों को, उसकी सारी चीज़ों को हम जाने, उसे ही इतिहास कहते हैं। तीसरा है, इतिहास सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की एक वह शाखा है जिसके तहत अतीत काल की घटनाओं, मतलब पीछे जो समय में बीता है, जो घटनाएं हुई है, उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का कालानुक्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। काल के क्रम के अनुसार हम इसमें अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट है, कहीं घटित घटनाओं या उससे संबंधित समस्त घटनाएं, कहीं कोई घटनाएं घटी है या उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं, समाज एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित हो और उन तथ्यों को क्रम से विवेचना किया जाता है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 5वां पॉइंट में कि इतिहास बदलाव का एक लेखा मात्र है। इतिहास में हम लोग जानते हैं कि पूर्व के लोग कैसे रहते थे, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे हमारा जो जीवन है आगे बढ़ा, तो और क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए, इसको एक क्रम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और यही एक इतिहास है जो हमको उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्रदान करता है। हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने वर्तमान समय के पूर्व में जो भी घटनाएं हुई है उसको हम लोग इतिहास से ही जानते हैं। तो बच्चों, ये था मेरा इतिहास क्या है। चूँकि हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते थे। इतिहास है क्या, इतिहास को हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इतिहास पढ़ने के क्या लाभ हैं, इसको हम लोग पहले जान लें, तभी हम लोग बुक की ओर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बच्चों, इसमें आप लोगों ने जाना कि इतिहास जो है वो पिछली घटनाओं का क्रमानुसार, काल क्रमानुसार एक विवरण हमें प्रस्तुत करता है, जिसके तहत हम लोग पिछले की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये था बच्चों इतिहास क्या है। अब हम लोग आपके जो कक्षा 7 की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अध्याय 1 चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे और भाग बाय भाग हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक चैप्टर काफ़ी लंबा होता है जो एक दिन में पढ़ाया समझाया नहीं जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में आप लोग उसके कुछ चैप्टर 1 के कुछ अंश को देखेंगे और इसी तरह से भाग के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए आपकी जो कक्षा 7 की जो इतिहास पुस्तक है, उसका पहला चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसी से आज हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि मैं फिर से जानकारी दे दूं कि चैप्टर लंबा है और एक
दिन में सारे चीज़ों को बताना संभव नहीं है, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो में भाग करके हम लोग देखेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसमें पहला जो चैप्टर है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक मानचित्र आप देख रहे हैं, आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये जो मानचित्र है वो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नक्शा है वो भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ है, जिसमें दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा ये है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 की अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में नक्शा बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मतलब ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये दुनिया का नक्शा है। तो इस दुनिया के नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाने के लिए एक छोटा सा नक्शा है ये। मानचित्र 2 अभी हम देखेंगे। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी। यही मानचित्र 2 है बच्चों, आप देख सकते हैं। यही मानचित्र 2 है बच्चों, आप देखिए। यह 18वीं सदी के आरंभ में गिलॉम द लिस्ले के एटलस नूवे के अनुसार यह महाद्वीप उपमहाद्वीप हम लोग देख रहे हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 2 जो है वो मानचित्र 1 के जब बना उसके 600 वर्षों के बाद उसको बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देखिए बच्चों, नई और पुरानी शब्दावली में क्या अंतर है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख होते हैं बच्चों, पूर्व की जो इतिहास के जो अभिलेख हैं वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी की भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह जो भिन्नता है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय समय के साथ शब्द भी बदल गए हैं, शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए आप। आज हम हिंदुस्तान इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इसका अर्थ था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाका। तो मतलब पूर्व में हम लोग जो ये इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का स्थित इलाका। लेकिन आज हम लोग हिंदुस्तान मतलब क्या समझते हैं कि पूरा भारत को हिंदुस्तान हम बोलते हैं।
इंडिया बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। मतलब अभी का जो अर्थ है वो हिंदुस्तान मतलब पूरे देश का बात हो गया है ना। इस तरह से मतलब समय के साथ साथ उसका अर्थ भी बदलता चला गया। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए भी किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अर्थ अलग थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जो भारत का नहीं है, दूसरे देश का है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या किसी संस्कृति का अंग ना हो, उसको विदेशी कहलाता था। हम लोग उसे विदेशी का कहा जाता था। मतलब आज विदेशी मतलब क्या समझते हैं कि जो इंडिया में नहीं है, दूसरे देश का, वो विदेशी हो गया। विदेश दूसरा देश। लेकिन पहले में क्या था, मध्यकाल में अगर कोई गांव में अनजान व्यक्ति आ गया तो उसको विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के विदेशी नहीं होते थे। तो ये हम लोग जाने कि शब्दों के अर्थ पूर्व में और अभी वर्तमान में अलग अलग बदल गए हैं। शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग जानेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। तो आज का वीडियो यहीं हम लोग रोकते हैं। अगले वीडियो में इसके अगले भाग को हम लोग देखेंगे। और वीडियो को आप देखें तो लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें। और कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट में आप लिख दें, मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।